बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुक्मरान तो अपने इक़्तिदार की हवस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आइनी तरमीम करवाते रह गए। जितने कानून बनाए हैं अब तक इन्होंने पौने 3 साल में सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी हवस के लिए, अपनी लालच के लिए, अपनी ताकत के लिए, अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक खबर जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ इस तरफ सियासत पर, ताकत पर, इस पर तवज्जो है। किस तरह हमने लोगों से हुकूक छीनने हैं, किस तरह अपनी दौलत बचानी है, किस तरह इदारों को कमज़ोर करना है ताकि हमें कोई पूछ ना सके, किस तरह अपने लोग इदारों में लगाने हैं। सिर्फ यही सोच है, यही फोकस है इनका, यही रहा। ये हुक्मरानों का और कोई काम नहीं है। ये इक़्तिदार में आते ही इसलिए दौलत बनाओ, ये करो, वो करो। लेकिन खबर क्या आई? खबर आई फैसल सुल्तान साहब की तरफ से। ये शौकत खानम हॉस्पिटल्स के हेड हैं, उसकी सरबराही करते हैं। ये लिखते हैं, प्राउड मूवमेंट, our lab at Shaukat Khanum Hospital, Lahore has achieved College of American Pathologists accreditation, culminating over 2 decades of working with CAP pathologists and demonstrating our commitment to providing high quality diagnostic services to the people of Pakistan. अब इन्होंने क्या, ये 20 अक्टूबर को ही, जिस दिन ये सारी वारदात डाल रही होती है आईनी तरमीम की, उसी दिन ये खबर आती है। आप देखिए कि फैसल सुल्तान कह रहे हैं कि शौकत खानम के लिए, उनकी लैब के लिए ये एक बहुत फ़ख्र की बात है कि जो लाहौर की है ये लैब, इसको अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट एक्रीडिटेशन मिल गई है और ये 2 दहाइयों से ज़्यादा इनका जो काम है उसको सराहा जाना और उसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन होना ये बहुत बड़ी बात है। शौकत खानम हॉस्पिटल्स अब 3 बन रहे हैं, लाहौर, फिर उसके बाद पेशावर और अब कराची। आप ये देखें कि इमरान खान से बहुत दफ़ा सवाल किया गया 92 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि जी पाकिस्तान की तारीख में खेलों में एक बड़ी अचीवमेंट उन्होंने करके दिखा दी, सबसे बड़ी, ज़ाहिर सबसे मकबूल खेल क्रिकेट था, और उसके बाद आज तक हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सके वनडे का। तो इमरान खान साहब से कहा कि आप क्रिकेट को क्यों नहीं सर्व करते, आप बहुत कुछ कर सकते थे, उस तरफ जाते। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है। और जिस तरह उनकी वालदा को कैंसर हुआ, उनका इंतकाल हुआ, तब से उन्होंने ये सोचा था कि वो हॉस्पिटल बनाएंगे। कोई कहता था बन ही नहीं सकता। फिर उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, आखिरकार बना लिया। फिर उसकी चेन्स एक तरह से बना ली, फिर उसमें लैब्स और बड़ा कुछ किया। फिर एजुकेशन की तरफ भी आए, लेकिन फिर खुद कहते हैं कि मुझे ये ख्याल आया कि कितने हॉस्पिटल्स बना लूँगा, कितने स्कूल्स कॉलेजेस बना लूँगा। यहाँ जो लाखों करोड़ों मरीज़ हैं, लाखों करोड़ों बच्चे हैं, उनकी तालीम के लिए किस तरह कर सकता हूँ। वरना तो पाकिस्तान में जितना फलाही काम होता है दुनिया में शायद किसी मुल्क में नहीं हो रहा होगा, जितना फलाही काम यहाँ पर हो रहा है पाकिस्तान में। लेकिन क्या वजह है कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आने की बजाय और ज़्यादा तबाही आती है? क्योंकि इदारे ही नहीं हैं। कोई भी रियासत इस तरह से नहीं चल सकती कि फलाही इदारे इंडिविजुअली काम कर रहे होंगे। जिस तरह हम देखते हैं ईदी है, सिलानी वेलफेयर है, और बेशुमार आपको इदारे मिल जाएंगे पाकिस्तान में। दुनिया में इतने इदारे कहीं नहीं मिलेंगे आपको जो इस तरह से काम कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए दिन ब दिन तबाही ज़्यादा बढ़ रही है। तालीम के हवाले से भी देखें, सेहत के हवाले से, जो पूरी दुनिया में 2 बुनियादी चीज़ें समझी जाती हैं। तो इमरान खान ने कम से कम फोकस उस तरफ किया। खेल के बाद आप देखिए, वहाँ पर नाम बनाने के बाद पाकिस्तान के एक सुपरस्टार बने, आप सियासत से डिसएग्री भी करें उनके, तो उसके बाद उन्होंने फोकस कहाँ किया? सेहत पर और तालीम की तरफ उन्होंने तवज्जो दी। फिर उन्होंने ये सोचा कि इस तरह तो कितने हज़ारों लाखों स्कूल कॉलेजेस, इन सब का क्या करेंगे, किस तरह से इसको बेहतर करेंगे सरकारी जगह पर। तो ये कभी भी नहीं हो सकता जब तक आप खुद आकर इदारों को ठीक नहीं करते। उसका फिर उन्होंने सफ़र शुरू किया। 20-25 साल तकरीबन उनको लगे और फिर वो यहाँ तक पहुँचे। 2.5 साल तकरीबन उनको मिले, 2.5 पौने 3 साल। लेकिन उसमें यह है कि यकसा निसाब तालीम की उन्होंने कोशिश की, वो एक काविश थी कि सबके लिए एक सिस्टम तो लाया जा सके। फिर जो सेहत कार्ड था कि सबको सेहत की सहूलियात मिल सकें एक जैसी सबके लिए। और ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स में इतना बुरा हाल है, वहाँ तो लाइनें लगी हैं, कौन जिसके पास पैसा है वो चला जाए प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ वो लूट रहे होते हैं। तो एक मैकेनिज्म वो लेकर आए थे। लेकिन इस हुकूमत ने आकर क्या किया कि जी लंगर खानों की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पनाहगाहों की भी ज़रूरत नहीं है, स्कूल्स जो हैं उसको प्राइवेटाइज कर दो, उनको ठेके पर दे दो, उनको भी सब कुछ उनका ख़त्म कर दो। सेहत का आप देख लीजिए बुरा हाल है, बिजली नहीं जनाब मिल रही। अब सरकारी हॉस्पिटल में अरबों रुपए लगाकर दिखा दें कि यहाँ नवाज शरीफ के नाम का तख्ती लग जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल की तख्ती नहीं बनेगी। वो एक सिस्टम ही और ले आए कि अरबों रुपए का आप हॉस्पिटल बनाते हैं, फिर उसमें करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन हो रही होती है, लोगों का इलाज भी ठीक नहीं हो रहा था। जाकर सारे डॉक्टर और दीगर अमला जाकर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तवज्जो ही नहीं होती है, सरकारी तनख्वाह तो आई जानी है और बदतमीजी हो रही होती है। उन्होंने कहा कि कहीं से भी आप इलाज करवाएं, कहीं से भी करवाएं। तो यही पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना कि आप
प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके करें, तो बात लंबी हो जाएगी। मकसद ये कि देखिए इमरान खान का फोकस क्या रहा। तो उनकी ज़िंदगी की बड़ी अचीवमेंट है जो हमें किसी और पोलिटिकल लीडर में नहीं मिलती। शरीफ ख़ानदान इमरान खान से बहुत ज़्यादा, शायद सैकड़ों गुना अमीर होगा, कोई हिसाब ही नहीं उनके महल्लात का। इसी तरह दौलत का, चाहे ज़रदारी ख़ानदान है, जितने भी आप देख लें इनके कोई अंबार हैं दौलत के, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, असल तो बाहर है। तो इनके नाम के साथ क्या चीज़ें आती हैं, क्या अचीवमेंट्स आती हैं? जो ये कहते हैं हमने ये काम किए, वो सरकारी खर्च सरकारी ख़जाने पर किए, सारा कुछ टैक्स के पैसे से किया, तख्तियाँ अपनी ज़रूर लगवाई, अपना इंडिविजुअल कुछ भी नहीं। हाँ, महल्लात हैं, सरे महल, एवन फील्ड्स, अभी दुबई में $12.5 अरब की प्रॉपर्टीज़, रियल एस्टेट का पता लगता है, बाकी कंपनीज़ का तो हिसाब ही नहीं। तो ये इन्होंने किया। ये है इमरान खान के लिए जनाब एक प्राउड मोमेंट के। जेल में होते हुए भी आप देखें कि वो बंदा देख रहा है नहीं देख रहा। उसने एक इदारा ऐसा बना दिया शौकत खानम, जिसको फैसल सुल्तान और इस तरह प्रोफेशनल लोग हेड कर रहे हैं, कि अब वो चलता जा रहा है, वो अचीवमेंट्स करता चला जा रहा है, वो खुद से काम कर रहा है, वो जेल में बैठा है। ये नहीं कि जी इमरान खान होगा तो ये काम चलेगा। इसी तरह वो इदारों को खड़ा करना चाहते थे। यहाँ पर आकर इन्होंने क्या किया इस हुकूमत ने, उन्होंने तो इदारे तबाह कर दिए। सबसे पहले तो ये किया कि इमरान खान ने कहा तहरीक इंसाफ, के इंसाफ होगा तो बराबरी होगी, वहीं पर सारे कमज़ोर लोगों को एक जगह मिलती है कि जनाब अदालत में जाकर कुछ कर सके। इन्होंने उसी का कबाड़ा कर दिया कि ये कहीं ना कहीं हमसे कहीं पूछ हो जाती है, इसी को फारिग कर दो, इसी को तबाह कर दो। और इस पर सबसे अच्छी तकरीर कही जा रही है, बैरिस्टर गौहर ने सारा कुछ खोल के रखा। ये देखें, करके आवाम को जहर दे रही है, अदलिया को तकसीम कर रही है, अदलिया को महकूम बना रही है। मैं अभी आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो मुतफ़िका हुआ था उसमें से निकाल दिया, हाई कोर्ट की सतह पर भी ले आए। और इसी तरह आर्टिकल 191 में जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच प्रोवाइड कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, कोई भी अदलिया में ये कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तो केस के फैसले करे, लेकिन उसके लिए बेंचेस कोई और बनाए। सुप्रीम कोर्ट अदालत अदलिया कब होगी अगर उसके लिए बेंचेस कोई। अब देखें, बेंच कोई और बनाएगा, फैसले किससे लेंगे? हुकूमत के पास इख्तियार होगा, 12 रुकनी जो कमेटी होगी कि वो जज लगाएगी और उसमें प्रोपोर्शनेट होगा। ज़ाहिर है कि हुकूमत जो होगी उसके पास ज़्यादा लोग होंगे, 8 MNAs और 4 सेनेटर्स, तो ज़्यादा तो हुकूमत के लोग होंगे। और वो अपने ग़ुलाम, नौकर, ज़मीर फरोश जो उनको नज़र आएंगे, जज जो उनके लिए उनको कहेंगे जनाब मैं आपकी ग़ुलामी करूँगा, आपके खिलाफ फैसला दे ही नहीं सकता, लिखवा लें मेरे से, बस मुझे जज लगा दें, बस मुझे आगे ले जाएं, मुझे चीफ जस्टिस लगा दें। ये इनकी सोच होगी। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, इसी सोच के साथ इन्होंने इदारों के हमेशा लोग लगाए। डिक्टेटर्स यही करते थे, आते थे तो वो सारा कुछ ख़त्म, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो पार्टी ही फारिग हो जाती है। तो इन्होंने सबसे अपने लिए घिनौना काम किया कि जो मुशर्रफ नहीं कर सके या पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो ज़ियाउल हक नहीं कर सके, इन्होंने खुद अपने लिए कर दिया। जो मुशर्रफ नून लीग के लिए नहीं कर सके या पीपल्स पार्टी के लिए, और जो ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी कर सके, इन्होंने खुद उसका काम कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा जी डिक्टेटर की ज़रूरत नहीं, हम खुद डिक्टेटर हैं और अपनी पार्टी हम खुद इस तरह से ऐसे इक़दाम करके ख़त्म करेंगे। इमरान खान से मुतल्लिक तहज़ीक में सवाल करते पर मौलाना फजल रहमान ने साले जाफरी को डांट पिला दी। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से हम आगे वीडियोज़ में दूसरी बात करेंगे कि इन्होंने क्या खोया है ये आईनी तरमीम करवा कर मौलाना ने। लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान के साथ खड़े हो रहे हैं और उनको भी नज़र आ रहा है कि पॉपुलर इमरान खान है और उसके साथ ज़रूर हमें खड़े होना होगा, हमदर्दी दिखानी होगी। इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, इमरान खान जेल में जिस हालत में है इस हवाले से जो खबर सामने आई वो काबिल कबूल नहीं। जलसे करना जमहूरी हक़ है। मैं नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के खिलाफ जुल्म पर आवाज़ उठाई। मैं इमरान खान पर होने वाले जुल्म की भी मजम्मत करता हूँ। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये तकरीबन 1 मिनट 39 सेकंड का ये क्लिप है और इसमें जो उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की वो मैं आपको आखिर में सुनाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही ये इमरान खान साहब से भी मिलकर आए, इन्होंने कहा, और वो आकर जो बात बता रहे हैं वो तशवीशनाक है। और ये उन्होंने कहा कि जी मैं हमेशा इनके साथ खड़ा रहा जुल्म के खिलाफ, नवाज शरीफ और जरदारी के लिए। तो आखिर में सुनिए क्या कह रहे हैं। तो मैं आज भी इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा। और इनकी पार्टी ने डेस्क भी बजाए हैं सिवाय नूर आलम के वो साथ बैठे हुए हैं, वो भी कभी तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे। खैर, तो उन्होंने कहा मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ जो होने वाली सख्ती है इस पर मजम्मत करूँगा। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब से साले जाफ़िर साहब ने जो सवाल किया, जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने के लिए मशहूर हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मसलन कि उनका सीना ऐसे चाक किया गया और ये हो गया वो हो गया, फिर किसी मुल्क गए तो वहाँ बादल आ गए और साया करते रहे सारे जगह पर, और फिर वो वहाँ पर बारिश बरस पड़ी। ये जहाँ नवाज शरीफ जाते हैं वहाँ बड़ा नेक शुगुन होता है, ये वो नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ें करते हैं। अच्छा, वो साले जाफ़िर साहब लगता है कि बड़े परेशान हुए कि ये मौलाना ने क्या कर दिया। ये उन्होंने सवाल किया मौलाना से कि जी आपने इमरान खान की खुशामद क्यों की।
तो इस पर मौलाना साहब ने डांट पिला दी। इमरान खान की खुशामद करके आपको क्या महसूस हो रहा था? ये देखें, ये हाँ साले जाफर साहब ने इमरान खान की खुशामद करके आपको क्या महसूस हो रहा है? मौलाना साहब ने कहा आप इससे सवाल क्यों कर रहे हैं? डोंट इंसल्ट। आपने जो कहा आप जनाब, आपने कहा आप जनाब, आपने कहा आप जनाब, तो अब आप जनाब यानी इमरान खान को आप कहा है तो खुशामद कर रहे हैं। लेकिन साले जाफर साहब खुद जो कुछ लिखते हैं मियाँ नवाज शरीफ वगैरह के लिए, वो भी लोगों को हैरान कर देता है। और एक वक्त में ये भी हुआ जब मुशर्रफ दौर आया तो इन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने अजीब बातें लिखी कि पता नहीं क्या क्या वहाँ पर बड़ी क्या कहें कि कोई अद्वियात मिली हैं जिनसी हवाले से और इस तरह की चीज़ें और पता नहीं क्या क्या, वो भी अजीब ही कहानी है। तो बहरहाल ये वो साले जाफर साहब हैं, लग रहा है कि वो किसी बात पर कुछ गुस्से में है कि ये मौलाना ने क्या किया है और इस वजह से वो मौलाना को निशाना बना रहे थे। अच्छा, ये खबर मिस ना हो जाए, बहुत ज़रूरी कि आइनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा के दिलचस्प रिमार्क्स, ये हम कह सकते हैं कि आइनी तरमीम के बाद पहला जो रद्दमल सामने आया है आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से। हुकूमत तो अभी भी कोशिश करेगी उनका रास्ता रोकने की। इसमें जनाब 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस आयशा के दिलचस्प रिमार्क्स। सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर होने वाली 26वीं आइनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह एडिशनल अटॉर्नी जनरल से दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर का इस्तफसार, क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अटॉर्नी जनरल किधर है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्कुराते हुए पूछते हैं अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अदालत ने हिदायत की कि आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल पेश हो। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक अपील पर समाअत के दौरान मंसूर अली शाह ने आइनी बेंच का तज़किरा किया। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि क्या ये केस अब आइनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि कौन सा केस हम सुन सकते हैं, कौन सा आइनी बेंच में जाएगा। अब ये कन्फ्यूजन रहेगी, ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। तो देखिए ये बात हो रही है, हुकूमत ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। अब इतनी कन्फ्यूजन होगी, इतने मसाइल पैदा होंगे, एक नया बहरान आएगा। अभी आप देखिएगा वकला की सतह पर भी उठेगा और इदारों की सतह पर भी उठेगा। अच्छा, इसके अलावा जनाब वकील फ़रूक नसीम ने कहा कि सियासी, वैसे फ़रूक नसीम साहब का कहते हैं कि पीछे उन्हीं का हाथ है ये सारे तरमीम शरमीम में। अच्छा, फ़रूक नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आइनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आइनी बेंच जाने, वहाँ जाएँ, आप जाने, आपके बेंच जाने। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नई तरामीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। आपने सब कुछ ही तहोबाला कर दिया, सब कुछ बदल के रख दिया। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा, जो कुछ आपने कर दिया है ना, अब इसके बाद हर एक को बहुत सी चीज़ें समझने में वक्त लगेगा। ख़ास तौर पर हुकूमत को खुद बहुत वक्त लगेगा अभी बहुत सी चीज़ों को समझने में। आखिरी खबर जनाब, आइनी तरमीम के हक़ में वोट देने वाले दोनों सेनेटर्स इस्तीफ़ा दें वरना पार्टी से बरतरफ कर दिया जाएगा। अख्तर मेंगल साहब ने 2 टोक ऐलान कर दिया है और अभी इनकी तरफ से इक़दामात का भी आगाज़ है। अभी आगे भी बहुत कुछ होगा। अल्लाह हाफ़िज़।